क्या होता है जब सपनों का महल एक डरावना कैदखाना बन जाता है? जब रक्षक ही भक्षक निकल आए। आज की कहानी एक ऐसी ही लाडरढाकी की है, जिसने अपनी शादी के बाद सोचा था कि उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन पहली ही रात को उसके पति का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया, जिसने उसकी रूह कंपा दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा तूफान है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। प्रिया एक सीधी सादी लाडचकी थी। बचपन में ही माँ बाप को खोने के बाद उसकी परवरिश उसकी मौसी सुनीता ने की थी। सुनीता की अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन प्रिया के लिए उसका प्यार भी सिर्फ मतलब का था। प्रिया के माँ बाप की छौदी हुई एक छोटी सी जायदाद पर उसकी नजर थी। जैसे ही प्रिया बड़ी हुई, सुनीता ने शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह राठौर से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। विक्रम प्रिया से उम्र में काफी बड़ा था और उसके बारे में शहर में तरह तरह की बातें होती थीं। लेकिन उसकी दौलत के आगे सुनीता को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने प्रिया को मजबूर कर दिया, यह कहकर कि यही उसकी किस्मत संवारेगा। प्रिया ने अपनी मौसी की खुशी के लिए भारी मन से इस रिश्ते के लिए हां कह दी। शादी का शोरगुल अब थम चुका था। मेहमान जा चुके थे और घर में एक अजीब सी खामोशी थी। प्रिया भारी लहंगे और गहनों के बोझ तले दबी अपने नए कमरे में बैठी थी। कमरे में गुलाब और रजनीगंधा की महक थी, लेकिन हवा में एक अनजाना सा डर भी खुला हुआ था। तभी दरवाजा खुला और विक्रम अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। प्रिया का दिल जोर से धक धक उठा। विक्रम ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इस घर के कुछ नियम हैं और पहला नियम यह है कि मेरी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम मेरी पत्नी हो, यानी मेरी मिल्कियत। उसकी आवाज में कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक ठंडा अधिकार था। प्रिया ने डरते डरते नजरें उठाईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी, जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। विक्रम धीरे धीरे चलकर कमरे के दूसरे कोने में गया और एक बड़ी सी अलमारी खोली। प्रिया ने सोचा शायद वो कपड़े बदलेगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। अलमारी में कपड़ों की जगह दीवारों पर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें और अजीब से औजार लटक रहे थे। बीच में एक चमकधेय का कोदा भी था। तुम्हें अनुशासन पसंद है ना प्रिया? विक्रम ने कोदे को हाथ में लेते हुए पूछा। उसकी आवाज किसी पागल की तरह लग रही थी। मुझे हर चीज अपनी जगह पर और काबू में पसंद है। प्रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक शैतान से ब्याही गई है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, ये क्या है? वह बस इतना ही कह पाई। उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। प्रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसे यहां से भागना था, किसी भी कीमत पर। विक्रम बाथरूम की तरफ मुद्दा। बस यही मौका था। प्रिया दबे पांव उठी। उसका भारी लहंगा जमीन पर घिसट रहा था, हर कदम पर एक शोर पैदा कर रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जो बंद था। फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वो दौड़क कर खिड़की के पास पहुंची और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। खिड़की पुरानी और जाम थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाहर अंधेरी रात थी और नीचे हुआ यूएन था। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा। जैसे ही खिड़की खुली, वो अपने भारी लहंगे के साथ ही बाहर कूद गई। उसके पैरों में मोच आ गई, लेकिन दर्द का एहसास उस खौफ से कम था जो विक्रम के रूप में कमरे में बंद था। वह लंगड़ाती हुई अंधेरे में भागने लगी। सड़कें सुनसान थीं। प्रिया अपनी शादी के जोधे में बिखरे बालों और आंखों में आंसू लिए दौड़े जा रही थी। उसे सिर्फ एक ही ठिकाना याद आया, उसकी मौसी का घर। वही मौसी जिसने उसे इस जहन्नुम में धकेला था। फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसे देखकर मौसी का दिल पसीज जाएगा। घंटों तक चलने के बाद जब वो अपनी मौसी के घर के पास पहुंची, तो उसने देखा कि बाहर विक्रम की गाड़ी खड़ी है। उसका दिल बैठ गया। वो समझ गई कि विक्रम उसे ढूंढते हुए यहां पहुंच चुका है।
वह पड़ोस के एक बढ़े पेडच के पीछे छिप गई। घर के अंदर से आवाजें आ रही थीं। वह कान लगाकर सुनने लगी। उसे अपनी मौसी सुनीता की आवाज सुनाई दी, जो विक्रम से बात कर रही थी। सुनीता कह रही थी, आप चिंता मत कीजिए विक्रम जी, कहाँ जाएगी वो नादान? इसी शहर में पली बढ़ी है। जैसे ही आएगी मैं आपको फोन कर दूंगी। आखिर मैंने उसे पाला है, मेरी बात कैसे टालेगी? फिर विक्रम की ठंडी आवाज आई, उसे घर में आने देना और मुझे फोन करना। वो मेरी अमानत है और उसे मेरे पास ही रहना होगा। प्रिया ने सुना कि विक्रम ने उसकी मौसी को पैसों की एक मोटी गड्डी दी। सुनीता की खुशी भरी आवाज उसके कानों में जहर की तरह घुल गई। आपकी मेहरबानी है विक्रम जी। उस एक पल में प्रिया के लिए दुनिया खत्म हो गई। जिस एक इंसान को वो अपना समझती थी, उसने उसे चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेच दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब उनमें दुख नहीं, सिर्फ खालीपन था। प्रिया को समझ आ गया कि अब उसका इस शहर में कोई नहीं है। वह मुद्दी और अंधेरी गलियों में गुम हो गई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसका मन सुन्न हो चुका था। चलते चलते वो शहर के रेलवे स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग सो रहे थे। प्रिया एक खाली बेंच पर बैठ गई। उसने अपने शादी के जोधे को देखा, जो अब मिट्टी और आंसुओं से सना हुआ था। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन प्रिया को किसी की परवाह नहीं थी। उसके पास न पैसे थे, न कोई पहचान, बस एक टूटे हुए दिल और डरावनी यादों का बोझ था। एक ट्रेन आकर रुकी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसे बस इस शहर से दूर जाना था। वह चुपचाप उठी और एक खाली डिब्बे में चरच गई। ट्रेन चल पड़े डीडी। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की बत्तियां पीछे छूट रही थीं, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही हो। वह पूरी रात नहीं सोई। सुबह हुई तो ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जिसका नाम था शांतिपुर। नाम पर आजकर प्रिया के मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वह बिना सोचे समझे ट्रेन से उतर गई। स्टेशन के बाहर एक रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। वहां एक बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था शांति निकेतन आश्रम। प्रिया को लगा जैसे किस्मत उसे कोई इशारा कर रही है। वह उस रास्ते पर चल पड़ी थी। रास्ता कच्चा और सुनसान था। उसके पैरों में छाले पड़ी डिएज गए थे, लेकिन वो चलती रही। उसे बस एक महफूज छत की तलाश थी। कई घंटों तक चलने के बाद जंगल के बीच उसे एक बड़ी सी इमारत दिखाई दी। यही आश्रम था। दरवाजा बंद था। प्रिया ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। काफी देर बाद एक उम्रदराज महिला ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती और शांति का संगम था। उन्होंने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके फटे हुए शादी के जोधे और बिखरे बालों को। क्या चाहिए? उनकी आवाज गहरी थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। उस महिला ने, जो आश्रम की गुरुमाँ थीं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोली, अंदर आ जाओ। आश्रम की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। यहां ना कोई शोर था, न कोई भाग दौड़ डाच। सुबह जल्दी उठना, प्रार्थना करना और फिर आश्रम के कामों में हाथ बटाना। प्रिया को सादे कपड़े दिए गए और उसे रसोई में मदद करने का काम मिला। शुरू में उसे यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस शांति की आदत होने लगी। यहां कोई उसे जज करने वाला नहीं था, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। गुरु मां ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ही एक सुरक्षा का एहसास देती थी। प्रिया को लगने लगा कि शायद यही उसकी नई जिंदगी है। वह दुनिया की नजरों से दूर इन दीवारों के पीछे महफूज थी। लेकिन हर रात विक्रम का खौफनाक चेहरा उसकी नींद में आकर उसे डरा देता था। एक दिन आश्रम की एक पुरानी सेविका ने प्रिया को पास के जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा। प्रिया टोकरी लेकर जंगल में चली गई। जंगल घना और शांत था। वह जड़ी बूटियां ढूंढ रही थी,
तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज आई। वह डर गई। उसने सोचा कोई जंगली जानवर होगा। वह वापस मुंह धरने ही वाली थी कि आवाज फिर से आई। इस बार आवाज में दर्द और लाचारी थी। हिम्मत करके वो झाड़ियों के पास गई। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जमीन पर पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैर पर गहरा घाव था, जिससे खून बह रहा था। वह बेहोशी की हालत में था। प्रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। वह दौड़कर पास की नदी से अपने दुपट्टे में पानी भरकर लाई और उसके चेहरे पर छींटे मारे। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। तुम तुम कौन हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, प्रिया ने कहा। उसने अपनी टोकरी से एक जड़ी बूटी निकाली, उसे पत्थर से पीसा और उसके घाव पर लगा दिया। लड़के ने दर्द से आंखें मींच लीं, लेकिन कुछ कहा नहीं। प्रिया ने उसे बताया कि वह पास के आश्रम से है। उसने पूछा कि वो इस हालत में यहां कैसे पहुंचा। लड़के ने कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी। उस दिन के बाद प्रिया हर रोज किसी न किसी बहाने से जंगल में जाने लगी। वह चुपके से आश्रम से खाना और पानी ले जाती और उस लड़के को दे आती। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लड़के ने अपना नाम आरव बताया। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। प्रिया को उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। वह भी उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बता पाई थी। दोनों ही अपनी अपनी किस्मत के मारे थे, दुनिया से छिपकर जी रहे थे। उन दोनों का दर्द एक जैसा था। एक दिन जब प्रिया उसके लिए खाना लेकर पहुंची, तो आरव ने पहली बार मुस्कुराकर उसे देखा। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई हो, उसने कहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने प्रिया को बताया कि वो एक कैदी है जो जेल से भागा है। प्रिया यह सुनकर चौंक गई, लेकिन डरी नहीं। आरव ने बताया कि उसे एक जुर्म में फंसाया गया है जो उसने किया ही नहीं। वह एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसके मालिक ने उसे हथियारों की तस्करी के केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। मेरा मालिक बहुत बड़ा और पहुंचा हुआ आदमी है। उसका नाम है विक्रम सिंह राठौर। ये नाम सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस शैतान से वो भाग कर आई थी, उसी ने इस बेगुनाह की जिंदगी भी बर्बाद की थी। प्रिया ने कांपते हुए आरव को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसकी शादी विक्रम से हुई और कैसे वो पहली ही रात को वहां से भाग निकली। आरव की आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत ने उन दोनों को इस तरह मिलाया था। उनका दुश्मन एक ही था। आरव ने प्रिया का हाथ पकड़ दीएच लिया। अब हमें छिपकर नहीं, लड़ीच कर जीना होगा प्रिया। हमें दिल्ली जाना होगा। वहां मेरा एक दोस्त है, राकेश। वो मेरी मदद कर सकता है। हमें विक्रम को उसके किए की सजा दिलवानी होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक उम्मीद थी, एक लौटने का जज्बा था। उसने अपना फैसला कर लिया था। मैं तुम्हारे साथ हूं आरव, आखिरी सांस तक। प्रिया ने आश्रम छोड़ने का फैसला कर लिया। वह गुरु माँ के पास गई। उसे डर लग रहा था कि वो क्या कहेंगी। उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, आरव के बारे में और विक्रम के बारे में। गुरु माँ ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में न कोई हैरानी थी, न कोई गुस्सा। उन्होंने कहा, आश्रम के दरवाजे कमजोरों के लिए नहीं, बल्कि थक कर आराम करने वालों के लिए है। तुमने यहां आराम कर लिया। अब तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया में है। जाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। उन्होंने प्रिया को आशीर्वाद दिया और उसे रास्ते के खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। प्रिया उनकी दयालुता देखकर रो पड़ी। उसने उनके पैर छुए और एक नई सुबह की तरफ चल पड़ी। आरव जंगल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। प्रिया को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था
कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। वे पास के गांव से बस पकड़ दाच कर दिल्ली के लिए निकल पड़ डगे। दिल्ली की भीड़ में वे दोनों गुम हो गए। उन्होंने एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कई दिनों बाद उन्हें एक महफूज छत मिली थी। उस रात पहली बार प्रिया बिना किसी डर के सोई। उसे पता था कि आरव उसके साथ है और अब वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद आरव और प्रिया ने राकेश को ढूंढने का फैसला किया। आरव को पता था कि राकेश का शहर के एक इलाके में अपना बार है। वे दोनों उस पते पर पहुंचे। बार बाहर से काफी आलीशान लग रहा था। अंदर तेज संगीत और धुएं का माहौल था। आरव ने एक वेटर से राकेश के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी उनके पास आया। यही राकेश था। आरव को जिंदा देखकर वो हैरान रह गया। आरव, तू जिंदा है? उसने आरव को गले लगा लिया। उसने बहुत गर्मजोशी दिखाई और प्रिया से भी बड़े प्यार से मिला। उसने वादा किया कि वो आरव की हर तरह से मदद करेगा। राकेश ने उन्हें अगले दिन अपने बार में एक पार्टी में बुलाया। उसने कहा, कल हम तुम्हारी आजादी का जश्न मनाएंगे। मेरे कुछ खास दोस्त भी आएंगे जो विक्रम को बर्बाद करने में हमारी मदद करेंगे। आरव और प्रिया उसकी बातों में आ गए। उन्हें लगा कि अब उनकी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। अगले दिन वे दोनों तैयार होकर बार पहुंचे। पार्टी जोरों पर थी। राकेश ने उन्हें एक कोने में बैठने को कहा और खुद मेहमानों से मिलने चला गया। प्रिया को माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे एक अनजानी सी घबराहट हो रही थी। उसने आरव से कहा भी, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि राकेश उसका पुराना दोस्त है। वो धोखा नहीं दे सकता। अचानक बार के दरवाजे टूटे और पुलिस अंदर घुस आई। सब तरफ भगदीड़ मच गई। पुलिस सीधा आरव और प्रिया की तरफ आई। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, एक इंस्पेक्टर ने आरव की कलाई पर हथकड़ी लगाते हुए कहा। आरव चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रिया ने राकेश को देखा। वो एक कोने में खड़ीददा मुस्कुरा रहा था। प्रिया समझ गई, ये सब राकेश का ही जाल था। उसने ही पुलिस को बुलाया था। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। पुलिस आरव को घसीटते हुए ले गई। प्रिया अकेली बेबस खद्दी रोती रही। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। आरव के जाने के बाद राकेश प्रिया के पास आया। अब तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा। प्रिया डर गई। तभी बार की किचन से एक औरत बाहर आई। उसका नाम सरिता था और वो वहां की बावर्ची थी। उसने राकेश से कहा, मालिक, इसे छोड़े भेज दीजिए। ये बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं। राकेश ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, लेकिन ये यहीं रहेगी मेरी नजरों के सामने। राकेश के जाने के बाद सरिता प्रिया को किचन में ले गई। वो बहुत दयालु औरत थी। प्रिया ने उसे रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताई। सरिता का दिल पसीज गया। उसने चुपके से प्रिया को एक कागज दिया जिस पर एक फोन नंबर लिखा था। ये मेरे बेटे का नंबर है। वो वकील है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। अगले दिन प्रिया ने हिम्मत करके उस नंबर पर फोन किया। सरिता का बेटा वरुण एक नौजवान और ईमानदार वकील था। वह प्रिया से मिलने आया। प्रिया ने उसे अपनी और आरव की पूरी कहानी बताई। वरुण को केस बहुत पेचीदा लगा, लेकिन प्रिया की आंखों में सच्चाई देखकर उसने मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, आरव को बाहर निकालने का एक ही तरीका है। हमें विक्रम के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत इकट्ठा करना होगा। ऐसा सबूत जो उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दे। प्रिया सोचने लगी कि ऐसा क्या सबूत हो सकता है। अचानक प्रिया को अपने शहर में विक्रम के बारे में सुनी हुई अफवाहें याद आईं। लोगों का कहना था कि विक्रम की पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और उसकी दोनों पत्नियां पागल होकर पागल खाने पहुंच गईं। उसने यह बात वरुण को बताई। वरुण की आंखों में एक चमक आ गई। ये बहुत बड़ा सुराग हो सकता है प्रिया। उसने अपने एक पुलिस दोस्त की मदद से पता लगाया। पता चला कि विक्रम की दोनों पूर्व पत्नियां मुंबई के एक प्राइवेट मेंटल असाइलम में भर्ती हैं।
वरुण और प्रिया तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ दिए। उन्हें किसी भी हाल में उन औरतों से मिलना था। असाइलम में मिलना आसान नहीं था, लेकिन वरुण ने अपनी वकालत की पहचान का इस्तेमाल किया। बड़ी मुश्किल से उन्हें विक्रम की पहली पत्नी लतिका से मिलने की इजाजत मिली। लतिका एक डरी सहमी औरत थी। विक्रम का नाम सुनते ही वो कांपने लगी। प्रिया ने उसे हिम्मत दी और बताया कि वो भी विक्रम की सताई हुई है। लतिका का भरोसा जागा। उसने रोते रोते बताया कि कैसे विक्रम ने सालों तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, कैसे वो उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता था। वरुण ने चुपके से उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। अब उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत था। दिल्ली वापस आकर वरुण ने सीधे विक्रम सिंह राठौर को फोन किया और मीटिंग का समय मांगा। विक्रम हैरान था, लेकिन जब वरुण ने उसकी पहली पत्नी का नाम लिया तो वो मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन प्रिया और वरुण विक्रम के आलीशान ऑफिस में बैठे थे। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़धक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, हिम्मत थी। क्या चाहिए तुम्हें? विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा। वरुण ने मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और लतिका की रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही विक्रम का चेहरा सफेद पड्डी एज गया। यह यह तुम्हें कहां से मिला? वह हकलाने लगा। हमारे पास सौदे की पेशकश है विक्रम, वरुण ने कहा। आरव को उस झूठे केस से बाहर निकालो और हम यह रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं देंगे। बदले में हम तुम्हें एक और जानकारी देंगे। तुम्हारा दोस्त राकेश तुम्हारी अगली बढ़ती शिपमेंट को लूटने की योजना बना रहा है। विक्रम हैरान रह गया। उसे राकेश पर शक तो था, लेकिन सबूत नहीं था। उसे अपनी इज्जत और अपना कारोबार दोनों बचाने थे। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रिया ने पहली बार हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। विक्रम को एहसास हो गया कि ये लाटेज की अब वो पुरानी डरी हुई प्रिया नहीं है। विक्रम के पास मारने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। उसने एक पुराने गुंडे को पैसे देकर तैयार किया, जिसने पुलिस के सामने जाकर यह इल्जाम अपने सर ले लिया कि हथियारों की तस्करी उसने की थी और आरव को फंसाया था। केस दोबारा खुल गया। आरव की बेगुनाही के सबूत मिलने लगे। दूसरी तरफ वरुण और विक्रम ने मिलकर राकेश को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्हें पता था कि राकेश अब प्रिया से संपर्क करेगा, क्योंकि शिपमेंट की जानकारी उसी के पास थी। और हुआ भी यही। राकेश ने प्रिया को फोन किया। राकेश ने प्रिया को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने शिपमेंट की सही जानकारी नहीं दी तो वो आरव को जेल में ही मरवा देगा। प्रिया ने डरने का नाटक किया और उसे एक गलत रास्ते और गलत समय की जानकारी दे दी, जो वरुण और विक्रम ने उसे बताई थी। राकेश उनकी बातों में आ गया। उसने अपने गैंग के साथ उस नकली जगह पर धावा बोल दिया, जहां पहले से ही पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। राकेश और उसका पूरा गैंग रंगे हाथों पकड़ा गया। दोस्त को धोखा देने और तस्करी की कोशिश करने के जुर्म में उसे लंबी सजा होनी तय थी। एक हफ्ते बाद अदालत ने आरव को बाइज्जत बरी कर दिया। जैसे ही आरव जेल के दरवाजे से बाहर निकला, प्रिया दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मिलकर एक नामुमकिन लड़ाई जीती थी। वरुण भी वहां था, मुस्कुरा रहा था। उसने अपना वादा निभाया था। उस दिन प्रिया को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मिलकर न सिर्फ अपने दुश्मन को हराया, बल्कि एक दूसरे को भी जीत लिया। अगले दिन विक्रम ने प्रिया और आरव को अपने ऑफिस बुलाया। उसने एक ब्रीफकेस उनके सामने रखा, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। यह तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को बचाया, बल्कि मेरे कारोबार को भी एक बड़े धोखे से बचा लिया। आरव ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन विक्रम ने कहा, इसे इनाम नहीं, एक नई शुरुआत समझो। तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है। जाओ और अपनी एक नई दुनिया बसाओ।
आरव और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने फैसला कर लिया था, वे इस शहर की भागदौड़ डीएच से दूर कहीं पहाड़ों में अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। उन्होंने वही किया। विक्रम के दिए पैसों से उन्होंने पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सी जगह पर एक छोटा सा लकड़ी का घर खरीदा। चारों तरफ हरियाली और शांति थी। आरव ने लकड़ी पर नक्काशी का अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया। प्रिया ने घर को प्यार से सजाया। उनकी जिंदगी में अब कोई डर नहीं था, कोई धोखा नहीं था, बस एक दूसरे का साथ था और आने वाले कल के खूबसूरत सपने थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत और प्यार साथ हो तो अंधेरी से अंधेरी रात के बाद भी एक रोशन सुबह जरूर होती है। और इस तरह प्रिया और आरव ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। विक्रम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पूर्व पत्नियों के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया। राकेश को उसके धोखे की सजा मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और हिम्मत की ही होती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपके हिसाब से प्रिया का सबसे बड़ा सहारा कौन बना? उसकी अपनी हिम्मत या आरव का प्यार? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।